हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्सेप्टेंस टू पे द स्टेटेड अमाउंट टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और ऑन ड्यू डेट। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक वो एक्सेप्टेंस है जो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पार्टी को ऑन डिमांड या ड्यू डेट आने पे पैसे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है गाइज, तो ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है और यही हमारे ये फीचर भी बनते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक वो डॉक्यूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित होता है, लिखा हुआ होता है, जो कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती और साइन किया जाता है मेकर द्वारा, जो डायरेक्ट करता है किसी एक पर्सन को पे करने के लिए अमाउंट, जहाँ उसको या जिसका नाम उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये एक स्पेसिमेन है नीचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मान एग्जाम्पल है ये 50,000 रुपये का ये पेमेंट करनी है। यहाँ सिटी का नाम आ जाएगा से न्यू दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एटसेट्रा, किसी भी शहर का हो सकता है वो। डेट आ जाएगी और यहाँ स्टैम्प ड्यू लग जाती है। 3 months आफ्टर डेट पे टू XYZ और ऑर्डर द सम ऑफ द 50,000 रुपीज ओनली, वैल्यू रिसीव्ड टू सोहन, और यहाँ सिटी का नाम आ जाएगा और ये मोहन मेकर है इस केस में। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। इन दिस स्पेसिमेन, ठीक है गाइस, इन दिस स्पेसिमेन मोहन हैज ऑर्डर्ड द सोहन टू पे 50,000 टू XYZ पर्सन, क्योंकि यहाँ मैंने पर्सन का नाम नहीं लिखा, टू पे XYZ पर्सन, किसी भी XYZ पर्सन को हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नाम लिखता फिर कन्फ्यूजन हो जाती कि सोहन कौन है, मोहन कौन है, और तीसरा मान लो रोहन होता तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती। तो XYZ एक पर्सन का नाम लिख लिया हमने। इफ़ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेबल टू सोहन ही विल राइट अक्रॉस द बिल। अगर वो सोहन उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेप्टेड के साइन करके, ठीक है, सोहन अपना डेट के साथ वो साइन कर देगा कि किस डेट को उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है। राइट गाइज, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो फीचर्स क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर, ये एक रिटन होता है, ओरल नहीं होता। सो इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, ये जिसने ड्रॉ किया है, जिसने पैसे लेने हैं, वो बनाता है और उसके द्वारा साइन किया जाता है। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं हो सकती, ना ही होती है। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और हिज ऑर्डर टू द बेयरर। तो ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पे करना होता है। सो इट स्पेसिफाइज द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड, कि उस स्पेसिफाइड डेट को अमाउंट पे करना होता है। सो इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई टू मेक अ लीगल डॉक्यूमेंट, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है ड्रॉई के द्वारा। जब वो एक्सेप्ट करता है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है ये। ठीक है जी। तो दोनों फिर लीगली बाउंड हो जाते हैं उस एग्रीमेंट को। सो अब हम बात करेंगे कि पार्टीज कौन सी हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर, एक ड्रॉई, मैं दोबारा ड्रॉ लिखा, इट्स हीज ड्रॉई एंड पे। तो ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर इज अ पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। सो ही इज द पर्सन हु हैज ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन हुम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ठीक है जी। उसके बाद ड्रॉई, सो ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ठीक है, फॉर हिज एक्सेप्टेंस ही इज अ पर्सन टू whom credit has been granted by the drawer to the bills of exchange। तो इसलिए मैंने यहाँ लाइन का इस मतलब इसलिए नहीं समझाया था कि अब कंपैरिजन के फॉर्म में समझना आसान हो जाएगा। ड्रॉर वो पर्सन होता है जिसने उसको ग्रांट किया हुआ है क्रेडिट, मतलब उधार दिया हुआ है सामान, अब उसने ड्रॉई से पैसे रिकवर करने हैं, और ड्रॉई वो पर्सन है जिसने ड्रॉर से सामान उधार लिया होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद पेई। सो पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज to whom the amount is to be paid। Payee may be drawer himself or a third person। ठीक है, वो ड्रॉर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है।
सो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? सो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, एक तो ट्रेड बिल होता है और एक होता है अकोमोडेशन बिल। तो गाइस ट्रेड बिल क्या होता है? व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर ए ट्रेड ट्रांजैक्शन, से सेल और परचेज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। और अकोमोडेशन बिल क्या होता है? व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। तो उसको क्या बोलते हैं गाइस? हम अकोमोडेशन बिल। ठीक है जी। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके कि फॉरेन बिल्स क्या होते हैं। गाइस फॉरेन बिल भी वही बिल होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, पर इसकी एग्जांपल ये है, अ बिल इज ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? अ बिल इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया और ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर के इंडिया के व्यक्ति पे ही जो बाहर रहता है उस पर बिल ड्रॉ करा, तभी वो फॉरेन बिल कहलाता। अब बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है गाइस, तो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं फॉरेन बिल की, अदरवाइज उसकी नेचर, मीनिंग और फीचर वही रहेंगे। अब हम आगे बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की। सो प्रोमिसरी नोट क्या है? रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। So according to the Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note। बैंक नोट नहीं है ये, और ना ही ये कोई करेंसी नोट है। ठीक है जी। Containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instruments। तो so guys प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में, बट ये एक बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं हो सकता। इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जो मेकर द्वारा बनाई जाती है, जिसपे वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी प्रॉमिस करता है दूसरे व्यक्ति को पे करने का, जिसका नाम उस पे है, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है गाइज, चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट की। सो स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या है? फॉर एग्जांपल उसने 20,000 रुपया पे करना है, न्यू दिल्ली सिटी का नाम आ गया, ये इमेजिनरी डेट है, यहाँ स्टैंप लग जाएगी। 3 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे मैसेज ताराचंद एंड कंपनी और ऑर्डर अ सम ऑफ 20,000 रुपीज विद इंटरेस्ट ऑफ 12% वैल्यू रिसीव्ड की जितनी वैल्यू है उसका अगर हम लेट करेंगे तो 12% ब्याज के साथ पे करेंगे हम। ठीक है जी, 12% ब्याज भी वो बीच में ही ऐड करके उसको पेमेंट कर रहा है। तो राज एंड सन्स ने बनाया है। इन द अबव एग्जांपल मैसेज राज एंड पॉल इज मेकर। राज सन्स जो, ठीक है, वो क्या है? मेकर है और अब प्रॉमिसर है। ठीक है, वो प्रॉमिसर है। ठीक है, और ताराचंद अकाउंट इज एंड कंपनी इज ए पेई, और ताराचंद उसको पैसे मिलने वो पेई है। ठीक है जी। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है और प्रोमिसरी नोट डेटर बनाता है, जिसको कि हम ड्रॉई बोलते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉर द्वारा बनाया जाता है। इसमें ऑर्डर कौन है? ऑर्डर और प्रॉमिस कौन करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे एंड प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे। और एक्सेप्टेंस क्या है? इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, इट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस की इसको जरूरत नहीं होती। उसके बाद फोर्थ क्या है? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। पार्टीज कौन सी है इसकी? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। इसमें प्रोमिसर और पे होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर अराइजेज ओनली इफ एक्सेप्टर डजंट पे। ड्रॉर की लाइबिलिटी तभी आती है जब एक्सेप्टर पे नहीं करता, एंड प्रोमिसर हैज द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे। इसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है पे करने की। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या है? ड्रॉर is the person who makes or writes the bills of exchange. He is a creditor of a person on the whom bill of exchange is drawn. तो ये वो पर्सन है, ये वो क्रेडिटर है जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से, तो वो ड्रॉर हो गया। इसने एक तरह से उधार सामान बेचा होता है। तो ड्रॉई कौन है अब? सो इज द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn for acceptance। जो ड्रॉ किया गया, इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, इसने पैसे देने हैं। सो ही इज द पर्सन टू whom credit has been granted by the drawer। एंड द नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पे। जाहिर है इसका मतलब वही है जिसको पैसे मिलने हैं। सो पर्सन नेम्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज टू whom द अमाउंट इज पेबल। गाइस आगे है टर्म ऑफ अ बिल। सो टर्म ऑफ बिल क्या है? पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड
that on which it becomes due is called term of the bill. If the bill is drawn after sight, the term of the bill begins to run from the date of sight. मतलब आफ्टर साइट या साइट का मतलब है कि साइट का मतलब जब उसने देखा उसके बाद वो एक्सेप्ट करने पे डेज काउंट होंगे. सो व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, दैट इज बिल इज, जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा. व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर द डेट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग द बिल. तो जिस दिन बिल बनाया उस दिन से ही उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी अदरवाइज. तो टर्म ऑफ द बिल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, टर्म ऑफ द बिल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, आफ्टर साइड एंड आफ्टर डेट. आफ्टर साइड मतलब जब एक्सेप्टर को मिला, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया उस दिन से ड्यू डेट शुरू हो गई. और आफ्टर डेट का मतलब यहाँ पे आएगा जिस दिन ड्रॉर ने बनाया उस दिन से ही पैसे ड्यू हो जाएंगे. ठीक है जी. एंड व्हाट इज ड्यू डेट? सो ड्यू डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट. ठीक है जी. अब हम आगे बात करेंगे डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं. तो गाइस डेज ऑफ ग्रेस में आर दीज एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल. इट इज अ कस्टम टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस. ये कस्टम है डेज ऑफ ग्रेस को ऐड करना. उसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी. मतलब ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ मैच्योरिटी. से 15 तारीख है तो 3 दिन और ऐड करके ड्यू डेट आप कितनी बन गई? 18. सो दिस इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी. सो व्हाट इज बिल एट साइट और ऑन डिमांड? सो बिल और साइट और ऑन डिमांड मीन्स द बिल इन विच द नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन. इसमें कोई टाइम नहीं मेंशन होता कि कब पेमेंट करनी है. अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. और जो चेक होता है उसमें हमेशा डिमांड पेबल ऑन डिमांड ही होता है. ठीक है. अ बिल ऑफ एन एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड. जब टाइम उसमें एक्सप्रेस नहीं किया गया और ना ही पेबल का टाइम को दिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेबल ऑन डिमांड. ठीक है गाइस. अब हम बात करेंगे आगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. सो अ बिल मे बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक एंड अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इट. It is known as discounting of bill. The bill deducts its charges from the bill amount and disburse the balance amount or disburse the balance amount. ओके जी. मतलब बैंक अपने चार्जेस उसमें से काटने के बाद, खर्चा काटने के बाद बाकी पैसा ड्रॉर को दे देता है जब वो बिल लेके उसके पास जाता है ड्यू डेट से पहले. ओके. सो बिल में बी प्रेजेंटेड टू बैंक एंड द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इट. वो उसके अगेंस्ट बिल के पैसे मिल सकते हैं. मान लीजिए बिल 3 months का है और अगर ड्रॉर को पहले पैसे चाहिए तो वो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा सकता है. दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. ओके. तो बैंक उसमें उस वक्त क्या करता है? फिर उसके अपने चार्जेस काटने के बाद बाकी बैलेंस अमाउंट ड्रॉर को दे देता है और ड्रॉई ड्यू डेट को पूरे पैसे बैंक में जमा कराएगा. उसके बाद है इंडोर्समेंट ऑफ बिल. सो मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट टू अनदर पर्सन. द पर्सन रिसीविंग द बिल बिकम ऑथोराइज टू रिसीव द पेमेंट. The person who transfer bills of exchange in favor of other person is called endorser. ठीक है. उसको endorser बोला जाता है. ठीक है जी. And the person to whom bill of exchange is endorsed, और जिसको endorse किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? endorsee. उसको क्या बोलते हैं guys? endorsee. तो अब next term क्या guys? bills sent for collection. So a bill received may be retained till the date of maturity, but it may be deposited with the bank with instructions that the bill is retained till maturity and released on the due date. ताकि वो ड्यू डेट को कहीं भूल ना जाए और वो पहले ही बैंक में जमा करा देते हैं कि वो ड्यू डेट को बैंक उसको ऑटोमेटिकली उनके खाते में पैसे डलवा दे ड्राई से कलेक्ट करके. सो इट इज नोन एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन. सो डिसऑनर ऑफ द बिल. डिसऑनर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्राई. ड्राई ने इसके पैसे नहीं दिए ड्यू डेट को. It arises when the acceptor refuses or to unable to pay the amount of the bill because of insolvency. और insolvent होने की वजह से वो बिल के पैसे देने में असमर्थ है. उसके बाद what is noting of the bill? Dishonor के वक्त noting होती है उसके बाद. So bill when sent through a notary public and is dishonored, notary public makes a noting of the dishonor. उसको नोट करता है dishonor को कि वो बिल के पैसे एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं दे पाई. सो इट इज नोन एज नोटिंग ऑफ द बिल. व्हाट इज नोटरी पब्लिक? नोटरी पब्लिक इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
to exercise the power and functions relating to noting and protesting of negotiable instrument for dishonor। ठीक है जी, ओके बेटा, समझ लग गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं गाइस। अब हम नोटिंग ऑफ द बिल, फिर नोटरी पब्लिक के बाद अब आ जाएगा नोटिंग चार्जेस। तो गाइस नोटिंग चार्जेस इज द फीस पेड टू द नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ इट्स डिसऑनर। ठीक है गाइस, और उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ द बिल। सो व्हेन द ड्राई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। कई बार होता है कि वो जो ड्राई है वो ड्यू डेट से पहले ही पैसे देना चाहता है, एंड इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ द बिल। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। सो द होल्डर अलाउज हिम ए रिबेट। तो जो होल्डर है उसको थोड़ी रिबेट दे देता है ऑफ ए सर्टेन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन रेट, मतलब परसेंटेज पे निकाली जाती है पर एनम, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ द बिल। सो रिन्यूअल ऑफ द बिल व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल इज नॉट इन ए पोजीशन टू मीट दैट the bill on the due date, he may with the consent of the holder accept a fresh bill in place of old bill. It is called renewal of the bill. So when the acceptor of a bill is not in a position to meet the bill, कि वो बिल को मीट करने की पोजीशन में नहीं है और वो एक तरह से रिक्वेस्ट करता है ड्रॉर को कि आप बिल मत लगाना, मैं आपको एक नया बिल दे देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल। और उसके बाद अकोमोडेशन ऑफ द बिल, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, समटाइम्स अ बिल इज ड्रॉन एंड इज एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग वन या बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन विदाउट एनी जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं उनमें, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, दीज बिल्स विच आर ड्रॉन आर रिसीव्ड और या एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन विद द व्यू टू हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व आर कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। तो इसका नाम या सेंस वर्ड से ही क्लियर हो रही है कि एक दूसरे की मदद के लिए जो बनाया गया है विदाउट एनी ट्रेड ट्रांजैक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल। कि एक पार्टी को, एक व्यक्ति को पैसे चाहिए, वो दूसरे से उधार तो ले रहा है, ठीक है, या उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो उसके वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के उसको दे रहा है कि भाई तेरे को फिर 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद नेगोशिएशन, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड to another person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। ठीक है जी, ट्रांसफर करके देते हैं हम दूसरे जब पर्सन को, तो उसको क्या बोलते हैं कि नेगोशिएट हो गया कि इसकी पेमेंट अब किसी और को देनी है हमें। ठीक है जी जब ए और बी में डील होगी कि बी ए को जो पैसे देने थे अब वो डायरेक्टली सी को पे कर देगा, तो तीनों का एक दूसरे के साथ अकाउंट सेटल हो जाएगा। अगर बी मान जाता है इस चीज़ को तो इसका मतलब वो नेगोशिएट हो गया। अंडरस्टूड? ओके बेटा, ठीक है जी। तो चलो अब हम अगला पॉइंट इसका टर्म डिस्कस करते हैं, वो है इंसॉल्वेंसी। सो अब इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पर्सन मीन्स दैट ही इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटीज। दिस मीन्स दैट द बिल एक्सेप्टेड by him will be dishonored. Therefore, when it is known that a person has become insolvent, entry for dishonor of his acceptance must be passed. उसके dishonor की entry pass करनी पड़ेगी हमें। Later on, something may be received from his estate. बाद में कुछ पैसा तो चलो मिल ही जाता है, and if the pay amount is जितना पैसा मिला है वो कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पर्सन को क्रेडिट कर देते हैं, तो उसकी एंट्री ड्रॉर की बुक्स में कैसे बनेगी गाइस, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो पैसा मिल गया, ठीक है, बैड डेट्स चला जाएगा जो नहीं रिकवर हुआ, और डेटर्स को यही एंट्री आप वैसे भी तो डालते ही हो जब कोई बैड डेट्स की एंट्री आ जाती है। मान लो कि 60% पैसा मिल गया, 40% नहीं मिला, जो नहीं मिला वो बैड डेट में डाल दिया टोटल अमाउंट का। ठीक है जी, तो ये तो 100% ही आएगा जितना अमाउंट ड्यू था। अब बुक्स ऑफ ड्राई, अब बुक्स ऑफ ड्राई में कैसे आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश टू डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब आपने ये 60% पे किया था और ये जो 40% नहीं पे कर पाए वो किस में चला जाएगा, डेफिशिएंसी में। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, डील कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो मेजरली तो इसके 4 पोर्शंस बनते हैं। पहला कि बिल रिटेन्ड टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर एंड सेंड द बिल ऑफ कलेक्शन।
स्टूडेंट्स इनकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके टर्म्स में तो आपने समझ लग ही गया, आपको मैंने करा दिया आपको, बट इसकी अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल कैसे होगा, हालांकि बहुत सिंपल है इनके जर्नल बनाना, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब बिल को हम रिटेन टिल मैच्योरिटी रखेंगे तो पहली तो ट्रांजैक्शन ट्रेड में आपको पता यही आएगी। मान लीजिए यहाँ एक्स और वाई है, गाइज मैंने हर जगह एक्स और वाई की एग्जांपल ली है, एक्स ड्रॉर बनाया है और वाई को ड्राई बनाया है। तो पहले ड्राई के लिए जो सेल है वो ड्रॉर के लिए जो सेल है, सॉरी जो ड्रॉर के लिए सेल है वो ड्राई के लिए क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी। तो यहाँ आएगा वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल और इसके लिए ड्राई के लिए परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, और दूसरा ये फिर इसको इससे बिल ले लेगा एक, और ये इसको बिल्स पेबल हो, इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। ड्यू डेट को ये बिल्स के पैसे इसको मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल टू बैंक करके ये फाइनल पेमेंट कर देगा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, सो पहला है वाई डेबिटेड टू सेल्स और परचेजेस डेबिटेड टू एक्स, उसके बाद बी दूसरी एंट्री है बिल रिसीवेबल टू वाई, इसके लिए एक्स डेबिटेड टू बिल्स पेबल। तीसरा है बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल और इसकी नो एंट्री आएगी। और इसके बाद फोर्थ में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी और ये पर्टिकुलर डेट को ये पैसे बैंक में जमा करा देगा, क्योंकि ये तो पहले पैसे ले चुका है ना डिस्काउंटिंग के वक्त, तो अब ये ड्यू डेट को बैंक को पैसे जमा कराएगा। राइट गाइस, चलिए अब है व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड। गाइस जब इंडोर्स होगा बिल तब तीन पार्टीज आ जाती इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक ड्रॉर, एक ड्राई और तीसरा इंडोर्सिंग। इसके लिए पहले सेल की एंट्री होगी, इसके लिए परचेज की, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि इसका भी कोई लेना देना नहीं था, अभी इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन्स हैं। इसको बिल रिसीवेबल मिल गया, इसने बिल्स पेबल बन गया इसके लिए। अब क्या किया, एक्स के पास बिल था, उसने जेड को इंडोर्स कर दिया, जेड को ट्रांसफर कर दिया, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, जेड डेबिट हो गया। अब ये बिल किसके पास आ गया, जेड के पास, बिल रिसीवेबल टू एक्स, बट ड्राई शांत है, ड्राई की एंट्री में बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी हमने। और अब फाइनल पेमेंट इसको मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज बिल तो इसके हाथ में है और इसको तो फाइनल पेमेंट करनी ही करनी है, और एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी। व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेल और परचेज और वो रिसीव वाली एंट्री तो बिल रिसीव वाली वही रहेगी। मैं थर्ड एंट्री बता रहा हूं आपको, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसकी क्या बनेगी, नो एंट्री। उसकी गाइस क्या आएगी, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि बिल किसके पास है, ड्रॉर के पास, और ये कहाँ भेज रहा है बिल को, ये बिल को कहाँ भेज रहा है, बैंक के पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और पर्टिकुलर डेट को, ड्यू डेट को बिल के पैसे बैंक इसके अकाउंट में कलेक्ट करके इसके अकाउंट में डाल देता है और ये पैसा बैंक में जमा करा देता है बिल्स पेबल का। ठीक है जी। और रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, जैसा कि हमने बात करी कि वो ड्यू डेट से पहले क्या कर सकता है, ड्राई पहले पैसे दे सकता है, तो उस केस में ड्रॉर उसको थोड़ी छूट दे देता है रिबेट के फॉर्म में, तो रिबेट इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा और इसके लिए इनकम हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। मान लीजिए 10,000 का बिल था, 97,100 उसने ले लिया और 300 रुपया उसको डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ भी 10,000 आ जाएगा, इसका 9700 आ जाएगा और इसका 300 इसके लिए रिबेट है जो ऑन बिल्स है, इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, जस्ट लाइक डिस्काउंट। राइट हो, चलिए आप। तो अब हम बात करेंगे डिसऑनर की। सो डिसऑनर में सिंपल एंट्री पहले क्या बनती है कि बिल अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा और यहाँ बिल्स पेबल टू वाई, मतलब रिवर्स एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल वाली। और उसके बाद अगर नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो वाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और इसके लिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। नोटिंग चार्जेस हमेशा ड्रॉर ही पे करता है क्योंकि बिल यहाँ डिसऑनर हुआ और इसको पे करने पड़े थे डिसऑनर के पैसे नोटिंग कराने के वक्त। और इसकी कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और इसकी भी फिर कंबाइंड एंट्री आ सकती है बिल्स पेबल डेबिटेड नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू एक्स। ठीक है गाइस। और अगला केस क्या है, इन केस द बिल डिस्काउंटेड फॉर द बैंक इज डिसऑनर्ड, तब डिसऑनर की क्या एंट्री होगी। माइंड इट स्टूडेंट्स, इसकी बाकी ऊपर वाली एंट्री वही रहेगी, सेल की, परचेज की, बिल रिसीवेबल की, बिल पेबल की आने की, उसकी ये जो डिसऑनर वाली एंट्री है मैं सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। थर्ड एंट्री जो आएगी, वाई डेबिटेड टू बैंक अकाउंट,
वाई को दोबारा बैंक को पैसे देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस, और ड्रॉई के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। ठीक है गाइस, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, समझ लग गया आपको गाइस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके फोर्थ के अगले केस की। इन केस द बिल इज इंडोर्स्ड गेट डिसऑनर्ड, अगर इंडोर्स्ड बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो एक्स ड्रॉर है, वाई ड्रॉई है, जेड इंडोर्सी है, वाई डेबिटेड टू एक्स, बिल्स पेबल डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू एक्स। तो एक्स डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल टू कैश, इसकी इंडोर्सी की बुक्स में ये एंट्री आएगी। देखो गाइस, सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री इधर ही आएगी क्योंकि बिल इसके पास था। ठीक है जी, बिल किसके पास है, इसके पास, तो इसके लिए एक्स दोबारा डेटर बन जाएगा, बिल रिसीवेबल रिवर्स हो जाएगा और कैश नोटिंग चार्जेस के फॉर्म में इसको पे करना पड़ा। और उसके बाद दूसरी इसकी बुक में एंट्री आएगी। अब वाई इसका फिर डेटर बन गया और जेड, सॉरी यहाँ जेड लिखना था, जेड इसका दोबारा क्रेडिटर बन गया क्योंकि जेड ने तो चेक दोबारा इसको बिल रिसीवेबल वापस कर देना ना, दोबारा इसको वापस हो गया ना बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो जेड इसका दोबारा क्या बन गया, बोलो गाइस, क्रेडिटर बन गया और वाई दोबारा डेटर बन गया। और अल्टीमेटली तीसरी एंट्री आप इधर करोगे, बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे टू एक्स को, इसने तो पैसे एक्स को ही देने हैं ना, तो एक्स इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा दोबारा। राइट गाइस, चलिए इसकी एंट्री में ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है ना, इसकी तो डिसऑनर वाली वैसी ही एंट्री रहेगी। फर्क इसकी एंट्री में और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है कि इसने वाई से पैसे लेने और जेड से इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, जेड को पे करने हैं मतलब। ठीक है जी, अब रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब क्या है कि पुराना बिल कैंसिल हो गया तो नया बिल कैसे आएगा। पुराना बिल पहले डिसऑनर हो जाता है, वाई डेबिटेड टू वी आर और बीपी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, उसके बाद कैश अकाउंट डेबिटेड या वाई को डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट पेबल होगा तो वाई डेबिट हो जाएगा। कई बार होता है ना वो कैश में पे कर रहा है या वो कहता है कि मैं बिल में इंक्लूड करके दे दूंगा बाद में, तो इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए खर्चा है क्योंकि बिल डिसऑनर होने पे वो दोबारा टाइम की मोहलत मांग रहा है ना, 1 या 2 मंथ की, तो जो एक्सटेंडेड पीरियड है इसका वो ब्याज भी तो चार्ज करेगा ना, इसके लिए वो इंटरेस्ट जो चार्ज है मतलब इनकम आ जाएगी और इसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी, और बाद में ये नया बिल, अगर तो इंटरेस्ट पे कर दिया है तो सिर्फ बिल का अमाउंट आएगा, और अगर इंटरेस्ट पेबल था तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट करके ये नया बिल आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी यही केस रहेगा, अगर तो इंटरेस्ट ऊपर पे कर दिया है तो सिर्फ नए बिल का अमाउंट ही आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोल सकते हैं हम, और यदि इंटरेस्ट पेबल रखा था इसने, एक्स को क्रेडिट ही किया था, तो इसका मतलब फिर वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नया बिल मिल जाएगा एक्स को। ठीक है गाइस, ठीक है जी, एक्स को नया बिल मिल जाएगा। तो गाइस अगली एंट्रीज देखते हैं क्या है। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक क्या होती है। गाइस इसमें है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स। कौन सी होती हैं, सब्सिडरी बुक्स टू रिकॉर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज इनको रिकॉर्ड करते हैं, द डिटेल ऑफ बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, कि कितने बिल रिसीवेबल और कितने बिल्स पेबल हमारे पास हैं। When large number of bills transactions take place in an organization, जब large number की transactions हो जाती हैं bills की, तो it is convenient to maintain these books, तब वो आसान नहीं रहती है कि यदि हम ये books बना लें। Wherein in any bill transaction take place, the same is entered in the day books in the first instance. Posting to the individual debtor or creditor account are made from day books, और इसको देख के ही फिर इस पोस्टिंग की जाती है। Also, total of the bills received or accepted posted periodically to bill receivable and bills payable respectively, और यहीं से पोस्टिंग periodically bills receivable और bills payable में भी की जाती है। So, bill receivable and bills payable are very useful for following up the status of outstanding bill। तो ये एक बहुत यूजफुल बुक्स हैं आउटस्टैंडिंग बिल्स का स्टेटस देखने के लिए, चाहे फिर वो पैसा रिसीव करने वाले हैं चाहे पे करने वाले हैं, मीन्स बिल रिसीवेबल है या बिल्स पेबल हैं। When there are large number of bills and these bills are fall due on different dates, some of these bills may not be honored on maturity due to various reasons. It is possible from these day books to trace the detail of outstanding bills and to identify the reason for their not honoring the गिव्स, और उसमें जो बिल ऑनर नहीं हुए उसके रीज़न भी लिखे होते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस वजह से वो बिल डिसऑनर हुआ था या वो पैसा
नहीं मिला था। तो ये है गाइस इसका अगला फॉर्मेट, ठीक है जी, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का। पहले हम डिस्कस करते हैं बिल रिसीवेबल का फॉर्मेट। ये बिल रिसीवेबल बुक है, फोलियो नंबर है, इसमें आएगा डेट ऑफ रिसीट, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम आ जाएगा, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस फॉर डेट ऑफ सॉरी एक्सेप्टर का नाम, एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ द बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, लेजर फोलियो, मोड ऑफ डिस्पोजल, किस तरीके से पे करना है, मतलब रिसीव करना है हमें सॉरी पैसा। और उसके बाद नीचे है बिल्स पेबल बुक, तो इसमें फोलियो नंबर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ड्रॉन, पेई, डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, लेजर फोलियो, मोड ऑफ डिस्पोजल। ठीक है गाइस, समझ लग गई? तो बेटा इसी के साथ ये पोर्शन और ये थ्योरेटिकल बिल्स ऑफ पेबल और बिल्स रिसीवेबल वाले चैप्टर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और इसके प्रैक्टिकल्स भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहां से उसको कर लीजिए। ओके जी, डन।